हेलो बेटा, कैसे हो सभी। इतने दिनों से ऑडियो से चल रहा था, थ्योरी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। अभी आपको प्लस 2 अकाउंट्स के सेकंड पार्ट में इसका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। और जनरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज्यादा आता है, इन्वेस्टिंग भी आ सकता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ सकता है, लेकिन हम एक एक करके इनको स्टार्ट करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रिजल्ट सेम है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड, इस बुक में भी बोला है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा इनडायरेक्ट मेथड की ओर जाना चाहिए उसको सॉल्यूशन के लिए। तो मैं भी आपको इनडायरेक्ट मेथड में ही लेके जाने वाली हूं और बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्टार्टिंग लेनी पड़ती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्ट हम करते हैं इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और ट्रांजैक्शंस। अमाउंट के एक इनर एक आउटर कॉलम रहता है। ध्यान देना है नेट प्रॉफिट, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो नेट प्रॉफिट आपको दिया है वो बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। अगर आफ्टर टैक्स होगा तो टैक्स का अमाउंट उसमें ऐड करके ही यहां आ जाएगा आपके इनर कॉलम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद इसमें कुछ हम आइटम्स ऐड करते हैं, कुछ हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐड कौन सी करते हैं, ध्यान देना है। कुछ ऐसी आइटम होती है, नॉन कैश आइटम होती हैं। नॉन कैश आइटम्स जैसे, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के का पार्ट होती है। कुछ डेबिट साइड में, कुछ क्रेडिट साइड में, इनकम्स क्रेडिट साइड में, एक्सपेंडिचर और लॉसेस डेबिट साइड। नॉन कैश जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखाते तो हैं, लेकिन उससे उस बिजनेस का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन लगाते हैं, प्रॉफिट पे चार्ज करते हैं, लेकिन डेप्रिशिएशन से के लिए हम कैश नहीं वो करते, पे नहीं करते। तो डेप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम है, उसको हम ऐड करते हैं। जैसे कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं जिनको हम राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं होंगी, आपने अपनी बुक को साथ साथ देखते भी जाना, सुनते भी जाना, वीडियो देखते भी जाना। गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट राइट, इनको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। ट्रेडमार्क राइट ऑफ कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसको भी राइट ऑफ करते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स उनको राइट ऑफ करना होता है। कुछ पार्ट उनका हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। इसके कारण हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो इन आइटम्स को हम ऐड कर देते हैं। डेप्रिशिएशन नंबर 1 है। नंबर 2 है फिक्टिशियस एसेट की अमोर्टाइजेशन।
अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब जब उनको एसेट्स को हम सब करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तीसरा, कुछ प्रॉफिट का हम पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें भी कोई कैश नहीं जा रहा है। प्रॉफिट का हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो उनको उसको भी ऐड कर देते हैं। और क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, कुछ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज्ड डिविडेंड है। ये सारे जो प्रोविजंस होते हैं, इनसे भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। और लॉस ऑन इशू और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये जितने भी है, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है ऑफ fictitious assets, fictitious assets जिसमें गुडविल, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा। थर्ड था loss on sale of fixed assets, number provision, different provision for bad debts, provision for discount on issue of discount on debtors, discount on debtors एक्सेट्रा। प्रोविजन जितने भी होते हैं, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये जितनी भी होती है, इनको सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनसे ये प्रॉफिट को तो डिक्रीज करते हैं, लेकिन इसमें कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, कैश को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। और लेस क्या क्या करते हैं, नंबर 1, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और देखना इससे भी कोई कैश इनफ्लो नहीं हो रहा। 40,000 की एसेट 50,000 में सेल आउट हो रही है, तो जो 10,000 जो है, जो प्रॉफिट जो बता रही है, वैसे तो कैश आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट को मैं ले रही हूं, 40,000 वाला एसेट 50,000 में सेल हो रहा है, तो 50,000 वो तो सेल वैल्यू तो आई, वो तो हुआ, लेकिन उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो कैश में नहीं, हम उससे इनफ्लो नहीं होता। और रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन को ज्यादा लगा दिया था, तो वो रीट्रांसफर, उसको भी लेस करते हैं। रीट्रांसफर ऑफ excess provision and other non operating income कौन सी हुई, देखो, such as dividend and interest received, rental income, refund of taxes, etc. non operating income, less non operating इनकम्स, जिसका बिजनेस के ऑपरेटिंग, उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें कोई रोल नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जितनी होती हैं उनको भी लेस करते हैं। और प्रोविजन फॉर, फोर्थ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इनको ये ऊपर वाले इनको
नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर्स थे उनको हम ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम्स होती है उनको हम लेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो चलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ आइटम्स ऐड की, कुछ लेस की। वो आपको सामने एक दो बारी करने के बाद आपको सामने एकदम देखते ही पता चल जाएगा कि इनको लेस करना, इनको ऐड करना है। उसके बाद आएगा ये जो दोनों को पहले ऐड करके फिर लेस करने के बाद आएगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मान लो ये जो भी आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद और भी सिंपल, ये कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद अब क्या शुरू होता है, अब कुछ आइटम्स ऐड होती है, कुछ लेस होती है। वो क्या क्या है? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऐड increase in current liabilities, less increase in current assets, less decrease in current liabilities। करंट एसेट्स में डिक्रीज और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज, इसको ऐड करेंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इसको लेस करेंगे। तो आपको कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको ऐड कर देंगे और इन दोनों को इसमें से लेस करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। इसको हम एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ लेके चलेंगे तो आपको एकदम से ये क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर टू इनडायरेक्ट मेथड से ही करेंगे, हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, एक ही मेथड को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो सैलरी, रेंट, जो ऑफिस में वर्कर्स वो हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी, उस बिल्डिंग का रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें तो आउटफ्लो हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स लेना है। उसके बाद ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को या लॉसेस को हमने देखना है। जैसे डेप्रीशिएशन, इसमें कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। गुडविल राइट ऑफ, कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स पेड 55,000, ये प्रॉफिट बिफोर जब हम करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर करने के लिए इनकम टैक्स पे जो कर दिया है ये आफ्टर है। इसको पे करने के बाद 3,50,000 आया है, तो जब बिफोर इनकम टैक्स जब हम लेंगे तो 3,50,000 प्लस 55,000 जब हम कर देंगे तो वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
उसके बाद हम डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गुडविल रिटर्न ऑफ, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग है और इनकम है, इसको हम लेस कर देंगे। पहले हम यहां तक करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,50,000 plus 55,000, 4,05,000 at डेप्रिशिएशन है कितना, इसको इनर कॉलम में यहां पे लिख लेते हैं हम 1,30,000 at लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये कितनी है, मशीनरी है, सॉरी मशीनरी, या मशीनरी लिख देते हैं। मशीनरी ये अमाउंट है 30,000। थर्ड, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी राइट ऑफ की, 20,000। तो ये टोटल कितना हुआ, 1,80,000। ये ऐड कर दिया 0,00585 लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड लेस करना है, ये है 15,000, 5,70,000। नेक्स्ट, ये तो हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। और उसके बाद ऐड, अब आपके नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें आपने ढूंढना है करंट एसेट कौन सी है, करंट लायबिलिटी कौन सी है। करंट एसेट डेटर्स, स्टॉक करंट एसेट, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी। 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2007 ये आपको फिगर्स दिए है। अगर ऐड क्या करना है, डिक्रीज इन एसेट, हमने देखना है डिक्रीज इन एसेट। ये डेटर्स तो इंक्रीज हुए 2,50,000 से 3 लाख। स्टॉक, स्टॉक भी इंक्रीज हुए, इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप में आएंगे लेस वाले। अभी देखेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटी हम ऐड करते हैं, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटर तो डिक्रीज हुए हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हुई है 3,000 से 8,000 है 2008 में, 5,000 है 2007 में। तो यहां पे लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, इसको ऐड कर देते हैं 5,73,000। अब क्या आएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट नहीं है, तो अब लेस वाली बात आएगी, लेस इंक्रीज इन डेटर्स। करंट एसेट यहां लिख देती हूं मैं, करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट इंक्रीज हुई, डेटर्स कितने इंक्रीज हुए, 50,000 से, इनर कॉल इधर लिख लेती हूं मैं, लेस दूसरे स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है 70,000 से इंक्रीज हुआ, लेस इंक्रीज इन स्टॉक। करंट एसेट है 70,000 से, 1,20,000 से
ये लेस करेंगे 1,20,000। 0,00354 4,53,000 ये अमाउंट आ गया। और अब एक और होनी है, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर डिक्रीज हुए हैं, क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटी है, ये डिक्रीज हुए हैं कितने, 15,000 से डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे 15,000 डिक्रीज हुए हैं। 0,0,834 4,38,000। टोटल में कुछ गड़बड़ की है मैंने। 4,38,000 मेरा कुछ गड़बड़ आया है। 4,05,000 आना चाहिए। उसके बाद 1,80,000, हाँ ये आ गया 5,73,000। 3,000 उसमें ऐड हुए, 5,73,000 और 1,23,000 1,23,000 नहीं, 1,20,000 यहाँ पे मैंने 3,5,4 और 15,000 और लेस किए 4,38,000। लास्ट में एक चीज बतानी मैं भूल गई। 4,38,000 यहां तक हमने ठीक कर लिया। एंड में क्या करते हैं, ये जो टैक्स होता है, ये जो ऐड किया था इसको लेस करते हैं। लेस लास्ट में जो इनकम टैक्स हमने ये ऐड किया था इसको अब लेस करेंगे। लेस इनकम टैक्स पेड 55,000 0,00383। ये हुआ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दिमाग में नहीं आ रहा था। ये जो इनकम टैक्स वाला है, ये वाला पोर्शन, इसको पहले ऐड किया था एंड में। इसको ये मेथड है, इसी तरह से करना है। एंड में इसी इनकम टैक्स को पे करने के बाद एग्जैक्ट कैश फ्लो कितना हुआ ये हम निकालते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2।